क्या आपने कभी नोटिस किया है कि जब हम कोई एनिमे पहली बार देखते हैं तो हमारा पूरा फोकस बस एक्शन सीन, स्कूल फाइट और डायलॉग पर होता है। हम आगे क्या होने वाला है इसकी जल्दबाजी में रहते हैं। लेकिन एनिमे क्रिएटर कितने जीनियस होते हैं इसका अंदाजा आपको तब लगेगा जब आप उनके डाले हुए हिडन डिटेल और फॉरशैडोइंग को समझेंगे। वो बैकग्राउंड में शुरुआत से ही कुछ ऐसा डाल रहे होते हैं जो पूरी स्टोरी को एक अलग ही डार्क लेवल पर ले जाता है। और ट्रस्ट करना, जब मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा तो आप इन एनिमे को कुछ अलग ही तरीके से देखने वाले हो। तो डिटेल नंबर 1। तो शुरुआत करते हैं सबसे फेवरेट अटैक ऑन टाइटन से। याद करो जब सीजन 1 आया था, हम सबके दिमाग में बस एक ही सवाल घूम रहा था, ये टाइटन आखिर है क्यों? ये मिस्टीरियस मॉन्स्टर अचानक कहां से आ गए? हम फ्रेंड्स के साथ बैठकर अलग अलग थ्योरी बनाते थे। कोई कहता था ये कोई गवर्नमेंट एक्सपेरिमेंट है, तो कोई कहता था ये कोई एलियन इन्वेंशन है। लेकिन असली सच्चाई पता है क्या थी? हाजिमे इसेयामा ने सीजन के एंडिंग आउटरो की पेंटिंग में पहली एपिसोड से हमारे सामने पूरा प्लॉट ट्विस्ट खोल के रख दिया था और हम इसको स्किप करते रहे। आउटरो के बीच में ध्यान से देखोगे तो एक क्रीपी पेंटिंग दिखती है जहां 3 छोटी लड़कियां रोती हुई एक डेड बॉडी के फ्लैश को खाई जा रही हैं। तब हमने इसको बस एक एस्थेटिक डार्क आर्ट समझा और इग्नोर कर दिया। लेकिन जब सालों बाद सीजन 4 आया तब हम सबका दिमाग फट गया, क्योंकि वो 3 लड़कियां फाउंडर जेमर की बेटियां थी, मारिया, रोज और शीना थिन। किंग फ्रिट्स ने उनको फोर्स किया था अपनी माँ की डेड बॉडी को खाने के लिए, ताकि टाइटन्स की पावर आगे ट्रांसफर हो सके। सोचो, जो सबसे बड़ा सीक्रेट हमें सालों बाद पता चला वो पहले ही दिन से हमारी टीवी स्क्रीन पर हर एपिसोड के बाद चल रहा था। हम बस स्किप एंडिंग बटन दबाते रहे और आगे क्या है ये जानने में बिजी रहते थे। और दूसरी डिटेल हंटर के लेजेंडरी के मेरा आर्ट आर्क से है। जब किंग मैरून पैदा हुआ था वो इतना ओवर पावर था कि लगता ही नहीं था कि उसे दुनिया में कोई भी हरा सकता है। वो एक इनविंसिबल मॉन्स्टर था, लेकिन वो अपना वो टाइम पास करने के लिए एक ब्लाइंड और होपलेस लड़की कमोगी के साथ गोगी नाम का एक बोर्ड गेम खेलता था। जहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि गेम के दौरान कमोगी एक स्पेसिफिक बोर्ड मूव चलाती है जिसे कोकुरोमी कहते हैं। इस स्ट्रेटजी में वो पहले एक फेक वीकनेस दिखाती है। ओपोनेंट को लगता है कि वो अटैक करके जीत जाएगा, लेकिन जैसे ही ओपोनेंट वहां अटैक करता है वो ट्रैप हो जाता है और गेम हार जाता है। आगे चलकर जब चेयरमैन नटूरो और मेरुम की फाइनल शैडो डाउन फाइट होती है तो नटूरो अपने हंटर टाइप गुनिनिन बुद्धिस्तावा से हजारों स्पीड अटैक करता है। ऐसा लगता है कि बस मेरुम मरने वाला है, लेकिन ध्यान से देखो मेरुम एक पॉइंट के बाद नटूरो के हर अटैक को डॉज करने लग जाता है और काउंटर भी देने लग जाता है। ये तुम्हें पता है क्यों हुआ था? क्योंकि नटूरो जिस पैटर्न में अटैक कर रहा था वो बिल्कुल वही कोकुरोमी बोर्ड गेम की स्ट्रेटजी थी। मेरुम ने नटूरो को किसी रॉ पावर से नहीं बल्कि उस ब्लाइंड लड़की के साथ खेले गए बोर्ड गेम के मूव को जांच करके डिकोड किया था। नटूरो की मौत उस फाइट एरिना में नहीं बल्कि उस छोटे से बोर्ड पर ही पहले से तय हो चुकी थी। ये बात समझने में थोड़ी सी शायद दिक्कत आ सकती है। बाकी तीसरी डिटेल देखते हैं किस एनीमे से। तो हमारी तीसरी डिटेल है डेथ नोट के उस इमोशनल एपिसोड 25 से, जिसे देखकर हर एनीमे फैन का दिल टूट गया था जिस दिन एल की मौत होती है। इस एपिसोड के स्टार्ट में एल बारिश में अकेले खड़ा होकर आसमान को देखता है और लाइट से कहता है, क्या तुम्हें भी चर्च की घंटियां सुनाई दे रही हैं? जबकि लाइट को कोई आवाज ही नहीं आती। वेस्टर्न कल्चर में बिना वजह चर्च बेल की आवाज सुनाई देना अपकमिंग डेथ का सिंबल होता है। एल को अपने अंदर फील हो चुका था कि उसका एंड बिल्कुल पास है। लेकिन सबसे डार्क डिटेल इसके बाद आती है जब एल रूम में जाकर लाइट के पाँव धोता है और टॉवल से साफ करता है। हम लोग पहली बार में सोचते हैं कि एल शायद थक गया है या लाइट के आगे सरेंडर कर रहा है, लेकिन ये सीन डायरेक्ट बाइबल से लिया गया था जहां जेसस क्रिस्टस ने बेटियाल से पहले जजेस के पाँव धोने थे। जेसस को पता था कि जज उन्हें बेट्राई करने वाला है, फिर भी उन्होंने उसको माफ करके उनके पाँव धोए। एल को 100% कंफर्मेशन मिल चुका था कि लाइट ही की रहा है और वो उसे मरवाने वाला है। वो पाँव धोकर लाइट को सीक्रेटली जे मैसेज दे रहा था कि मुझे सब पता है कि तुम क्या करने वाले हो और तुम जीत कर भी हार चुके हो। यही वजह है कि एनीमे आज भी मास्टरपीस कहलाते हैं। ये सिर्फ फाइट या ड्रामा नहीं दिखाते बल्कि हर एक फ्रेम के पीछे सालों की इंटेलिजेंस और डेप्थ छुपी होती है। आज मुझे सच सच बताओ, क्या आपने भी पहली बार देखने के वक्त इसमें से कोई डिटेल नोटिस की हो या आप भी मेरी तरह बस स्टोरी फॉलो करने में बिजी थे? तो नीचे कमेंट करके जरूर बताना और मिलते हैं ऐसी ही और वीडियो के साथ। बाय बाय।